अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम है मोहम्मद कज़ाफ़ी और मैं कंट्री इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ नर्सिंग में पढ़ा रहा हूँ बायोस्टैटिस्टिक्स। बायोस्टैटिस्टिक्स बेसिकली एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बेसिक माना जाता है टुवर्ड्स नर्सिंग रिसर्च के लिए। नर्सिंग रिसर्च की जो बेसिक्स हैं वो हम बायोस्टैटिस्टिक्स में पढ़ते हैं। नर्सिंग रिसर्च जो है ना वो आपका नेक्स्ट सेमेस्टर में एक प्रॉपर सब्जेक्ट है। उसकी बेसिक्स हम पढ़ते हैं बायोस्टैटिस्टिक्स में। बायोस्टैटिस्टिक्स का जो हमारा कोर्स आउटलाइन है उसमें टोटल 16 यूनिट्स हैं। डिफरेंट चैप्टर्स जो हैं वो इन 16 यूनिट्स में डिवाइड किए गए हैं। कुछ यूनिट्स ऐसे हैं जिनमें दो दो चैप्टर्स शामिल किए गए हैं और कुछ यूनिट्स ऐसे हैं जिनमें तीन तीन यूनिट्स में एक चैप्टर हमारा हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन टू बायोस्टैटिस्टिक्स। जो पहला यूनिट है हमारा वो है इंट्रोडक्शन टू बायोस्टैटिस्टिक्स। जो यूनिट टू है वो है ऑर्गेनाइजिंग एंड डिस्प्लेइंग डाटा। यूनिट नंबर थ्री है मैयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड मैयर ऑफ डिस्पर्शन। ये दो चैप्टर्स हैं जो कि एक यूनिट में शामिल किए गए। फिर यूनिट फोर है। यूनिट फोर में पढ़ते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिट फाइव में पढ़ते हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेंट्रल लिमिट थ्योरम। यूनिट सिक्स सेवन और एट टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस एंड एस्टिमेशन से रेलिवेंट है। एक यूनिट हमारा सिक्स जो है वो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस है। यूनिट सेवन जो है वो एस्टिमेशन से रेलिवेंट है। यूनिट नंबर 10 11 12 हम टी टेस्ट पढ़ेंगे सिंगल वेरिएबल टू वेरिएबल्स में। और उसके बाद यूनिट 13 में हम रेग्रेशन, यूनिट 14 में कोरिलेशन, यूनिट 15 में हम काई स्केयर और कंटीजेंसी टेबल पढ़ेंगे और यूनिट 16 में हम पढ़ेंगे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। ये 16 यूनिट्स हैं हमारे सिलेबस में जो हमने इस सेमेस्टर में पढ़ने हैं। आ चुकी हमारा पहला लेक्चर है, तो पहला लेक्चर हमारा यूनिट वन से रेलिवेंट है जो कि है इंट्रोडक्शन टू बायोस्टैटिस्टिक्स। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या? इसमें हम अंडरस्टैंड करेंगे कि बायोस्टैटिस्टिक्स क्या होता है। बायोलॉजी, स्टैट्स और बायोस्टैट्स, ये तीन चीजें हम पढ़ेंगे इसमें। और फिर हम पढ़ेंगे व्हाई डू नर्सेज नीड बायोस्टैटिस्टिक्स, कि बायोस्टैटिस्टिक्स की नर्सिंग की फील्ड में क्या रिक्वायरमेंट है। उसके बाद की स्टैटिस्टिकल टर्म्स जैसे डाटा, पॉपुलेशन, सैंपल, पैरामीटर और स्टैटिस्टिक्स। फिर उसके बाद वेरिएबल, उसकी टाइप्स और उसके स्केल्स पढ़ेंगे जिसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डाटा है, और फिर उनकी स्केलिंग भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले हम पहले टॉपिक पे आते हैं। व्हाट इज बायोस्टैटिस्टिक्स? व्हाट इज बायोस्टैटिस्टिक्स? इन सिंपल वर्ड्स, बायोस्टैटिस्टिक्स इज इक्वल टू बायोलॉजी प्लस स्टैटिस्टिक। यानी कि जो बायोस्टैटिस्टिक्स है ये कॉम्बिनेशन है दो सब्जेक्ट्स का, बायोलॉजी और स्टैटिस्टिक्स का। बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी सिंपल वर्ड्स में जो हमने पढ़ा था वो ये है कि बायोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ लाइफ है। बायोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स एंड लाइफ प्रोसेसेस। यानी जिंदा चीजों के बारे में, जिंदगी के बारे में और जिंदगी के जो डिफरेंट प्रोसेस है उसकी जो स्टडी है उस स्टडी को हम बायोलॉजी कहते हैं। इट एक्सप्लोर्स हाउ लिविंग थिंग्स फंक्शन, ग्रो, रिप्रोड्यूस एंड इंटरेक्ट विद देयर इन्वायरमेंट। यानी कि हम इसमें क्या पढ़ते हैं कि कैसे जिंदा चीजें फंक्शन करती हैं, ग्रो करती हैं, रिप्रोड्यूस करती हैं और अपने इन्वायरमेंट में इंटरेक्ट करती हैं। ये है बायोलॉजी। अब स्टैटिस्टिक्स क्या है? Statistics is the branch of mathematics that deals with the collection, organization, analysis, interpretation and presentation of data। यानी स्टैटिस्टिक्स मैथ की वो ब्रांच है जिसमें सबसे पहले डाटा को कलेक्ट किया जाता है डिफरेंट सोर्सेज से। फिर डाटा कलेक्ट होने के बाद उसको ग्रुप्स में ऑर्गेनाइज किया जाता है। उसके ऊपर डिफरेंट तरह के टेस्ट अप्लाई किए जाते हैं और फिर जो उसका रिजल्ट आता है उसकी इंटरप्रिटेशन करने के बाद उसको फर्दर जो है वो स्टडी के लिए या किसी की इंफॉर्मेशन के लिए हम उसको प्रेजेंट करते हैं। यानी कि हम स्टैटिस्टिक्स में क्या पढ़ते हैं? कलेक्शन ऑफ डाटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, एनालिसिस ऑफ डाटा, इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। अब की एक्टिविटीज स्टैटिस्टिक्स में कौन कौन सी है? कलेक्शन। कलेक्शन क्या है? डाटा को गैदर करना। कैसे इकट्ठा होता है डाटा हमारे पास? सर्वे के थ्रू, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू और ऑब्जर्वेशंस के थ्रू। मैं एग्जांपल देता हूँ कि लेट्स सपोज आप कंट्री इंटरनेशनल कॉलेज के स्टूडेंट हैं और आपसे ये कहा जाता है कि आप ऐसा करिए, हम एक छोटा सा कोई सर्वे करवाना चाह रहे हैं, तो आप मेन जो एंट्रेंस है उसके पास खड़े हो। और खड़े होने के बाद आपने ये करना है कि जो भी स्टूडेंट वहां से एंटर होता है कॉलेज में, आपने उनकी एज पता करनी है। तो आप
जो है वो डाटा जब वहाँ पर खड़े होंगे और उनसे डाटा कलेक्ट करेंगे, तो वो एक दो पेजेस, शायद 300, अगर 400 स्टूडेंट हैं या 500 स्टूडेंट हैं तो 500 डाटा को लिखने में जो है ना, हो सकता है कि 3 से 4 पेजेस आपके लग जाए। फिर आप डाटा कलेक्ट करके अंदर आते हैं, बैठते हैं, बैठने के बाद आप डाटे को क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। अरेंजिंग डाटा इन टेबल्स, चार्ट एंड ग्राफ, हम डाटे को अरेंज करते हैं, हम लिखते हैं जी, लेट्स सपोज आज जो बच्चे या स्टूडेंट्स आए, उनमें से 18 साल के जो स्टूडेंट्स थे वो इतने थे, 19 साल के स्टूडेंट्स इतने थे, 20 साल के स्टूडेंट्स हमारे पास इतने थे, 21 और 22 साल के स्टूडेंट्स इतने थे, और 25 साल के स्टूडेंट्स इतने थे, यानी उनको हमने ऑर्गेनाइज किया। उसके बाद लेट्स सपोज हमने एवरेज एज फाइंड की, तो ये हमने एनालिसिस किया उनके ऊपर। एनालिसिस करने के बाद हमने जो रिजल्ट निकाला, तो हमने बताया कि हमारे पास कंट्री इंटरनेशनल कॉलेज में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, हम ये अज्यूम करते हैं कि वो 25 उनकी एवरेज एज है। तो ये डाटा हम फिर प्रेजेंट करते हैं किसी भी फॉर्म में, जिन लोगों को वो डाटा या उससे इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो। तो इंटरप्रिटेशन में क्या करते हैं, एक्सप्लेनिंग व्हाट द डाटा मीन्स इन रियल लाइफ, और फिर प्रेजेंटेशन क्या है, डिस्प्लेइंग रिजल्ट्स क्लियरली फॉर अदर टू अंडरस्टैंड। ठीक है जी। ये है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स बेसिकली डाटा से रेलिवेंट सब्जेक्ट है, जो डाटा को कलेक्ट करना, उसको ऑर्गेनाइज करना है, उसके एनालिसिस करना है, उसकी इंटरप्रिटेशन और फिर प्रेजेंटेशन से रेलिवेंट है। अब बायोस्टैटिस्टिक्स क्या है? बायोस्टैटिस्टिक्स है बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ बायोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स। ये बायोस्टैटिस्टिक्स बेसिकली ब्रांच है स्टैटिस्टिक्स की। बायोस्टैटिस्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स दैट डील्स विद द कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाटा, यानी बायो से रेलिवेंट डाटा को कलेक्ट करना, उसको ऑर्गेनाइज करना, उसके एनालिसिस करना, उसकी इंटरप्रिटेशन करना और उसको प्रेजेंट करना, ये हम पढ़ते हैं बायोस्टैटिस्टिक्स। मैं एग्जांपल देता हूँ कि लेट्स सपोज आप के हॉस्पिटल में जहाँ आप हैं, हमने एक नई मेडिसिन जो है वो डायबिटिक डायबिटिक पेशेंट्स के लिए जो है ना वो इंट्रोड्यूस कराई है। उसके ऊपर रिसर्च हुई है। तो हमने वो तकरीबन 200 स्टूडेंट्स के ऊपर, 200 पेशेंट्स के ऊपर वो जो मेडिसिन थी वो अप्लाई की। और हम ये जानना चाहते हैं कि उनको मेडिसिन, 200 जो पेशेंट्स हैं, उन्होंने जिन्होंने मेडिसिन यूज की है और जिन्होंने मेडिसिन वो यूज नहीं की, उन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंसेस है। तो सबसे पहले जिन्होंने मेडिसिन यूज की हुई है उनका डाटा हम कलेक्ट करेंगे, उस डाटे को ऑर्गेनाइज करेंगे और हम फिर एनालिसिस करेंगे कि मेडिसिन यूज करने से पहले, और एनालिसिस जो क्या उनका था, रीडिंग्स क्या थी, उनके टेस्ट डिफरेंट जो हम ले रहे थे, और मेडिसिन यूज करने के बाद उसकी जो रीडिंग्स थी वो क्या थी। फिर उस रिजल्ट को हम इंटरप्रेट करने के बाद उसको हम प्रेजेंट करेंगे फर्दर यूज के लिए। तो बायोलॉजी क्या है? स्टैटिस्टिक्स और बायोलॉजी का कॉम्बिनेशन। स्टैटिस्टिकल बायोलॉजिकल डाटा को हम जो है ना वो स्टैटिस्टिकल टूल्स के जरिए जब हम कलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, एनालिसिस करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, प्रेजेंटेशन उसकी देते हैं, तो वो बायोस्टैटिस्टिक्स कहलाती है। अब की फीचर्स ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स क्या है? इट वर्क्स विद डाटा फ्रॉम ह्यूमंस, एनिमल्स and plants. It helps in medical research, public health, and clinical practice. It provides evidence for making healthcare decision. It helps predict disease trends and evaluate treatment effectiveness. यानी ये जो 4 पॉइंट्स लिखे इसमें यही है कि हम क्या करते हैं कि डाटा किसी कलेक्ट करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर एनालिसिस करने के बाद हम उसकी बेसिस पे डिफरेंट डिसीजंस लेते हैं। तो ये थी बायोस्टैटिस्टिक्स। अब नर्सिंग में बायोस्टैटिस्टिक्स की जरूरत क्या है? सबसे पहले तो ये चीज ध्यान में रखिए कि बायोस्टैटिस्टिक्स, मैंने पहले आपको बताया कि एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बेसिक्स है टुवर्ड्स द रिसर्च। यानी रिसर्च में सबसे पहली जो चीज़ आपने यूज़ करनी होती है वो स्टैटिस्टिक्स यूज़ करनी है, क्योंकि कलेक्शन रिसर्च में हम डाटा कलेक्ट करते हैं, उसके ऊपर डिफरेंट तरह के हम ऑपरेशंस करते हैं और उसके बेसिस पे हम डिफरेंट डिसीजंस लेते हैं। तो इसमें क्या है, रिसर्च की बायोस्टैटिस्टिक्स क्यों जरूरत है? टू अंडरस्टैंड रिसर्च आर्टिकल्स एंड एविडेंस, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, यानी कि रिसर्च आर्टिकल्स को समझने के लिए और एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को समझने के लिए। एविडेंस कहाँ से मिलेगा? डाटा, डाटा के थ्रू। डाटा के ऊपर जब हम वर्क करते हैं तो उसकी बेसिस पे जो है वो हमें आगे मजीद जो है ना उसकी बेसिस पे डिसीजन लेने में आसानी होती है। टू इंटरप्रेट पेशेंट डाटा, वाइटल साइंस, लैब रिपोर्ट्स एंड ग्रोथ चार्ट, अक्सर आपने देखा होगा, बल्कि आप लोग मेंटेन भी करते होंगे हॉस्पिटल्स के अंदर। जो एक पेशेंट आया वो एडमिट है हॉस्पिटल में, तो उसकी मेडिसिन जो हम डेली दे रहे होते हैं, उस मेडिसिन की बेस पे जो उसके अंदर इंप्रूवमेंट आ रही होती है वो आप चार्ट मेंटेन करते हैं। तो वो बायोस्टैटिस्टिक्स के थ्रू ही वो सारी चीज़ें होती हैं। उसके अलावा टू पार्टिसिपेट इन क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स इन हॉस्पिटल,
टू मेक इन्फॉर्म्ड क्लिनिकल डिसीजंस बेस्ड ऑन डाटा, ऑलरेडी इसके बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। टू कंडक्ट और असिस्ट इन नर्सिंग रिसर्च, ये भी आपको बताया था कि नर्सिंग रिसर्च में बेसिकली चूंकि वो सारा कलेक्शन ऑफ डाटा और उसके ऊपर रिजल्ट्स और एनालिसिस है, तो वो सारा बेस करता है बायोस्टैटिस्टिक्स में। स्टूडेंट्स, ये तो बायोस्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन हो गया। अब मैंने शायद आप लोगों ने पढ़ा हुआ है मैट्रिक में फिजिक्स। आप लोग ये जानते हैं कि जब तक हमने फिजिक्स नहीं पढ़ी थी, तो हम छोटे थे, तो हमसे अगर कोई बंदा ये पूछता था कि स्पीड किसे कहते हैं, तो हम चूंकि उस टर्म से फेमिलियर नहीं थे, तो हम कहते थे तेज भागने को स्पीड कहते हैं। अगर कोई पूछता था कि वेलोसिटी क्या है, तो हमें तो वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस ही नहीं पता था। इसी तरीके से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई होती है, तो वो जानते हैं जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अकाउंटिंग अकाउंटिंग पढ़ी हुई है, तो अकाउंट्स में टर्म्स यूज होती हैं एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम्स, एक्सपेंस। इवन मेडिकल की फील्ड में जब दो डॉक्टर्स आपस में बात करते हैं, तो एक कॉमन पर्सन जैसे मैं हूँ, लेट्स सपोज, तो मुझे उनकी जुबान समझ नहीं आ रही होती, क्योंकि वो मेडिकल की टर्म्स यूज करते हैं। तो जब भी कोई हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो उसकी कुछ अपनी टर्म्स होती हैं, कुछ अपने उसमें जो टर्म्स यूज होती हैं जो सिर्फ उसी सब्जेक्ट से रेलिवेंट होती हैं और उसी सब्जेक्ट को पढ़ने वाले को ही समझ आती है। तो स्टैटिस्टिक्स या बायोस्टैटिस्टिक्स में भी कुछ ऐसी टर्म्स हैं जिनको समझे बगैर हम आगे जो है ना वो फर्दर नहीं जा सकते। तो उन कुछ बेसिक टर्म्स को अब अभी हम स्टडी करने लगे हैं। सबसे पहली जो टर्म हम यूज करते हैं ज्यादातर, वो है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या है? आमतौर पर अगर हम किसी इंसान से पूछे तो पॉपुलेशन क्या है, उसका सिंपल जवाब होगा आबादी। तो स्टैटिस्टिक्स में पॉपुलेशन थोड़ा सा चेंज है। पॉपुलेशन है द एंटायर लॉट ऑफ डाटा अबाउट विच सम इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड इज कॉल्ड पॉपुलेशन, यानी कि वो डाटा जिसके बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन चाहिए हो, उसे कहते हैं पॉपुलेशन। मैं एग्जांपल दूंगा कि मेरे घर के पास एक दुकान है जहां से चावल मिलते हैं, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि उस दुकान पे चावलों की क्वालिटी क्या है। तो उस दुकान में पड़े हुए तमाम चावल मेरे लिए पॉपुलेशन कहलाएंगे, क्योंकि मुझे उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि एबीसी हॉस्पिटल है, उसमें उस जो ट्रीटमेंट हो रही है वो ट्रीटमेंट कैसे है, यहाँ के वहाँ के डॉक्टर्स कैसे हैं। तो एबीसी हॉस्पिटल में तमाम पेशेंट जिन्होंने वहाँ से ट्रीटमेंट करवाई है, करवा रहे हैं, वो मेरा पॉपुलेशन है, क्योंकि मैं उनके बारे में जानना चाहता हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में डायबिटिक पेशेंट्स की क्या सूरत हाल है, या एक पर्टिकुलर मेडिसिन का उनके ऊपर क्या इम्पेक्ट पड़ेगा। तो पाकिस्तान में रहने वाले तमाम डायबिटिक पेशेंट्स मेरे पॉपुलेशन होंगे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक यूनिवर्सिटी में एजुकेशन का स्टैंडर्ड क्या है, तो उसके लिए ऑब्वियसली मुझे वहाँ के स्टूडेंट से मिलना पड़ेगा। तो उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले तमाम स्टूडेंट्स जो है वो पॉपुलेशन होंगे। ठीक है जी, मैंने एग्जाम्पल भी यहाँ दी। उसके बाद आते हैं सैंपल पे। देखिए जी, पॉपुलेशन का एक छोटा सा पार्ट कहलाता है सैंपल। एनी रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड सैंपल। एनी रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड सैंपल। यानी सैंपल क्या है? पॉपुलेशन का एक छोटा सा हिस्सा। मैंने शुरू में एग्जांपल दी थी चावलों की, कि मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे घर में, घर के सामने जो शॉप वाला है, उस मेरे घर के पास जो शॉप वाला है, उसकी दुकान के ऊपर चावलों की क्वालिटी क्या है। तो उसकी दुकान में पड़े हुए तमाम चावल मेरे लिए पॉपुलेशन है। अगर मैं उसमें से एक मुट्ठी चावल उठाऊं और उसे कहूं कि भाई मुझे सैंपल दिखाओ, मैं चेक करूं ये कैसे है, तो वो एक मुट्ठी भर चावल मुझे देगा। वो जो एक मुट्ठी भर चावल है, वो कहलाते हैं सैंपल, क्योंकि उनकी बेस पर मैं पूरी पॉपुलेशन के बारे में डिसीजन लूंगा। वो एक मुट्ठी चावल में घर जाके पकाता हूँ, मैं चेक करता हूँ, मुझे टेस्ट अच्छा लगता है, तो मैं पूरी पॉपुलेशन के बारे में यही सोचूंगा कि बाकी चावल भी ऐसे ही है। इसी तरीके से मैंने कहा था कि एक यूनिवर्सिटी में के बारे में जानना चाहता हूँ कि इस यूनिवर्सिटी की एजुकेशन का स्टैंडर्ड क्या है। तो उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले तमाम स्टूडेंट्स मेरे लिए पॉपुलेशन है, और उसमें से कोई भी 10 स्टूडेंट्स जो मैं सिलेक्ट करता हूँ और उनसे मैं इंटरव्यू लेता हूँ, तो वो उनका सैंपल होगा। सैंपल क्या होता है? सैंपल एक छोटा सा पार्ट होता है पॉपुलेशन का, जो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। यहाँ पर अगर एग्जांपल देखें तो मैंने दिया हुआ है ऊपर, मैंने कहा था कि पॉपुलेशन के तमाम डायबिटिक पेशेंट पाकिस्तान में, और उनमें से 200 डायबिटिक पेशेंट हमने सेलेक्ट किए किसी एक हॉस्पिटल में से, तो हमारा सैंपल हो जाएगा। उनकी बेसिस पे हम पूरे पाकिस्तान के डायबिटिक पेशेंट्स के बारे में डिसीजन ले सकते हैं। एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, तमाम स्टूडेंट मेरी पॉपुलेशन है। कोई भी 10 स्टूडेंट्स मैं वहां से सिलेक्ट करता हूँ, तो वो मेरी सैंपल होगा। ठीक है जी। अब आते हैं पैरामीटर। पैरामीटर क्या है? पैरामीटर है कोई भी एक ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू जो डिस्क्राइब करती है पूरी पॉपुलेशन को। जैसे अगर हम पीछे एग्जांपल देखें,
तो मैंने कहा कि ऑल डायबिटिक पेशेंट्स या ऑल स्टूडेंट्स स्टडिंग इन अ यूनिवर्सिटी, ठीक है जी, ये उन्होंने कह दिया। तो मैंने कहा ठीक है जी, ऑल स्टूडेंट्स स्टडिंग इन यूनिवर्सिटी हमारी पॉपुलेशन है, और उन्होंने कहा जी कि हमारा रिजल्ट 100% आता है। तो ये जो 100% है ना, वो एक पैरामीटर है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू उन्होंने साइन कर दी है जो पूरे डाटे को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो पैरामीटर क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू दैट डिस्क्राइब्स द होल पॉपुलेशन। और स्टैटिस्टिक क्या होगी? स्टैटिस्टिक वो वैल्यू होती है जो सैंपल को रिप्रेजेंट करती है, यानी सैंपल हम कलेक्ट करते हैं। जैसे मैंने पिछली एग्जांपल हमारे पास है, जिसमें हमने सैंपल लिया था 10 स्टूडेंट्स का, तो मैं उन 10 स्टूडेंट्स का रिजल्ट जो है वो देखता हूँ। अगर वो भी 100% है तो मेरा जो स्टैटिस्टिक है वो 100% होगा। अगर वो 99% है तो स्टैटिस्टिक क्या होगी? 99% होगी। तो इसको एक कंप्रिहेंसिव एग्जांपल से हम दोबारा समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज अ नर्सिंग कॉलेज हैज 300 पोस्ट RN स्टूडेंट्स। द एवरेज एज ऑफ ऑल 300 स्टूडेंट इज 27। अब जरा ये देखिएगा, एक कॉलेज में 300 स्टूडेंट्स हैं और उन तमाम 300 स्टूडेंट्स की जो एवरेज एज है वो 27 है। अब पढ़ने, ये देखिए, अब हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए? नर्सिंग कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के। तो नर्सिंग कॉलेज में कितने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं? 300। तो 300 हमारी पॉपुलेशन है, और उसके ऊपर हमने एक न्यूमेरिकल टेस्ट किया। टेस्ट करने से पता चला कि वहाँ की एवरेज एज जो है वो 27 है। तो ये 27 जो न्यूमेरिकल वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है इन 300 स्टूडेंट्स को, ये हमारी पैरामीटर कहलाएगी। अब हमने चेक करने के लिए, ये तो उन्होंने हमें दे दिया कि ये डाटा है, हमने चेक करने के लिए कि वाकई ये सही है गलत है, हमने रिसर्च कंडक्ट की और 50 स्टूडेंट्स के ऊपर, और 50 स्टूडेंट्स की जो एवरेज एज निकली वो 26.8 निकली। अब हमारा पॉपुलेशन 300 थी, तो सैंपल आ गया 50। हमारा जो पैरामीटर था जो कि पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा था वो 27 था, जबकि हमारी जो स्टेटिस्टिक है वो 26.8 है जो 50 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रही है। तो स्टेटिस्टिक क्या है? बेस्ड, बिकॉज इट डिस्क्राइब्स ओनली सैंपल, वो 26.8 है। और पॉपुलेशन पैरामीटर हमारा 27 आया था क्योंकि वो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा था। अब चलते हैं वेरिएबल के ऊपर। वेरिएबल क्या होता है? एनी कैरेक्टरिस्टिक दैट कैन चेंज और वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। कोई भी ऐसी वैल्यू जो पर्सन टू पर्सन चेंज होती हो, उसे हम कहते हैं वेरिएबल। वेरिएबल को उर्दू में कहते हैं मुतगय्यर, यानी ऐसी वैल्यू जो बदलती रहती हो। जैसे हमारे पास हॉस्पिटल में जब हम डाटा कलेक्ट करते हैं, कोई भी पेशेंट आता है तो सबसे पहले हम पूछते हैं नाम। नाम सबका डिफरेंट है, ठीक है जी, एक वेरिएबल वैल्यू है। उसके अलावा एज, सबकी एज ज़्यादातर की डिफरेंट होती है। ब्लड प्रेशर भी जो है ना, किसी का ए है, किसी का बी है, किसी का ओ है। ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव। ठीक है, तो डिफरेंट ब्लड प्रेशर हमारे पास, सॉरी, ब्लड ग्रुप आ जाता है। इसी तरीके से ब्लड प्रेशर का भी ये एग्जांपल है कि ब्लड प्रेशर भी हर पेशेंट का डिफरेंट होगा जब डाटा कलेक्ट करेंगे। वेट्स डिफरेंट होते हैं, जेंडर डिफरेंट होते हैं। तो वेरिएबल क्या है कि जब भी हम डाटा कलेक्ट कर रहे हो तो डिफरेंट वैल्यूज आए, सेम वैल्यूज ना आए, तो वो चीज कहलाती है वेरिएबल। स्टूडेंट्स, अब वेरिएबल की टाइप से चलते हैं। तो वेरिएबल की दो मेन टाइप्स हैं। एक है क्वालिटेटिव वेरिएबल, इसको हम वेरिएबल चूंकि डाटा की टाइप है तो डाटा कैन बी वेरिएबल, डाटा कैन बी फिक्स्ड। तो वेरिएबल जो है ना, उसकी दो टाइप्स आ जाती हैं, एक है क्वालिटेटिव वेरिएबल, दूसरा है क्वांटिटेटिव वेरिएबल, यानी वेरी क्वालिटेटिव डाटा या वेरिएबल डाटा। फिर क्वालिटेटिव वेरिएबल की दो मजीद टाइप्स हैं, नॉमिनल वेरिएबल और ऑर्डिनल वेरिएबल, जबकि ये इनके स्केल्स भी कहलाते हैं। और क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स के दो टाइप्स हैं, एक है डिस्क्रीट वेरिएबल और दूसरा है कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। पहले हम स्टडी करते हैं क्वालिटेटिव वेरिएबल्स को, फिर हम स्टडी करेंगे क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स को। व्हाट इज क्वालिटेटिव वेरिएबल? क्वालिटेटिव वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जो कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं लेते, ठीक है, जो किसी खास क्वालिटी या कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है वो शो कर रहे होते हैं उस पर्टिकुलर डाटा की जिस जो हमें चाहिए। तो qualitative variable is the variable which describes characteristics और qualities of an item। किसी भी चीज की कोई characteristic या कोई क्वालिटी जो है ना वो बता रहे हो। इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। इसको नंबर्स की सूरत में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते क्योंकि नाम से जाहिर है ये क्वालिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज इन फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियोज और वीडियो। क्वालिटेटिव डाटा इज कलेक्टेड थ्रू क्वेश्चनियर्स, इंटरव्यूज एंड ऑब्जर्वेशंस। ठीक है बेटा, इसमें सबसे पहले ऑनेस्टी। ऑनेस्टी जो है ना, इसको हम कभी भी न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। इट कैन बी, को बंदा कोई भी जो है ना ऑनेस्ट हो सकता है या डिसऑनेस्ट हो सकता है। सेटिस्फेक्शन लेवल हर बंदे का किसी भी चीज़ को, किसी भी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के बाद डिफरेंट हो सकता है।
इसको कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हम असाइन नहीं कर सकते। मोटिवेशन हो गया, खुशी होगी, हैप्पीनेस हो गया, आई कलर हो गया, ये सारे के सारे क्या है, क्वालिटेटिव वेरिएबल है, यानी कि जिनको न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन नहीं हो सकती। अब इसमें दो टाइप्स आ जाएंगे, एक है नॉमिनल डाटा या नॉमिनल वेरिएबल, और दूसरा है ऑर्डिनल डाटा या ऑर्डिनल वेरिएबल। अब नॉमिनल वेरिएबल कौन से है, ये नॉमिनल डाटा कौन सा है? नॉमिनल डाटा इज यूज टू कैटेगराइज थिंग्स इन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रुप्स विदाउट एनी रैंक और ऑर्डर। इसमें क्या होता है कि चूंकि मैंने बताया कि क्वालिटेटिव वेरिएबल्स, ये क्वालिटेटिव डाटा वो डाटा होता है जिसमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन हम नहीं करते। तो इसकी एग्जांपल में पहली चीज है नॉमिनल, जैसे हम मैं कह देता हूँ हेयर कलर्स, हेयर कलर या तो ब्लैक है या ब्राउन है। मैरिटल स्टेटस मैरिड है, अनमैरिड है, डाइवोर्स है। मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, डिफरेंट वैल्यूज इसके अंदर है लेकिन कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, तो ये होता है नॉमिनल डाटा। उसके बाद आता है ऑर्डिनल डाटा। ऑर्डिनल डाटा में हम रैंकिंग देते हैं, इसमें तो हमने वैल्यूज दे दी ना, सॉरी कुछ नाम दे दिए। जो ऑर्डिनल डाटा, नॉमिनल वैसे निकला है नेम से, नाम देने से, तो नाम दे दिए, जबकि ऑर्डिनल में हम क्या करते हैं, ऑर्डर देते हैं, यानी तरतीब देते हैं, रैंकिंग देते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल नहीं होती वो। तो जैसे categories with a natural order or ranking, but the difference between values is not equal or meaningful, यानी डिफरेंस कितना है ये नहीं पता, और खास उसकी मीनिंग्स भी नहीं निकलते। जैसे हम पेन लेवल होता है मिल्ड, मॉडरेट और सवेयर। एजुकेशन लेवल आपका प्राइमरी, सेकेंडरी, ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन। और कैंसर के स्टेजेस हैं स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4। अब स्टेज 3 और स्टेज 4 में कितना डिफरेंस होता है यहाँ से पता नहीं चलता। मॉडरेट और सवेयर पेन में कितना डिफरेंस है हमें अंदाजा नहीं होता, हम सिर्फ रैंक कर रहे होते हैं कि ज्यादा है या कम है या बहुत कम है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू इनको असाइन नहीं होती। ये है क्वालिटेटिव वेरिएबल्स। अब आते हैं क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स की तरफ। क्वांटिटेटिव डाटा या क्वांटिटेटिव वेरी वो वेरिएबल्स होते हैं जिनको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, एंड कैन असाइन अ न्यूमेरिकल वैल्यू, और उनको हम न्यूमेरिकल वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं। उन्हें कहते हैं हम क्वांटिटेटिव डाटा या क्वांटिटेटिव वेरिएबल। इसके एग्जांपल में आ जाएगा एज, इनकम, डिस्टेंस, टेम्परेचर या प्राइस। ये जो वेरिएबल्स होते हैं ये क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, इसकी दो टाइप्स हैं, एक है डिस्क्रीट वेरिएबल और दूसरा है कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल और कॉन्टिन्यूस वेरिएबल, ये कॉन्टिन्यूस वेरिएबल तो हमने इसको हाईलाइट कर दिया था रेड कलर में, लेकिन डिस्क्रीट को करना भूल गए। तो समझ लीजिएगा कि ये डिस्क्रीट वेरिएबल भी जो है वो कॉन्टिन्यूस, जो हमारा क्वांटिटेटिव डाटा उसकी टाइप है। डिस्क्रीट वेरिएबल कौन सा होता है? डिस्क्रीट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो कि होल नंबर में वैल्यू लेता हो, पॉइंट्स में वैल्यू ना लेता हो। data that can only take specific values, it is in the form of whole number। जैसे अब डिस्क्रीट एग्जांपल क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज। अब कितने हो सकते हैं, या तो 100 हो सकते हैं या 101 हो सकते हैं। 100.5 या 120.5 नहीं हो सकती। आपकी बहन भाई, नंबर ऑफ फैमिली मेंबर, लेट्स सपोज आप की फैमिली मेंबर 7 हो सकते हैं या 8 हो सकते हैं, 7.5 नहीं हो सकते। यानी इस ये जो डिस्क्रीट वेरिएबल वो वेरिएबल्स होते हैं जो पॉइंट्स में वैल्यूज ना लेते हो। कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स कौन से होते हैं? कॉन्टिन्यूस वेरिएबल होते हैं जो कोई भी वैल्यू ले ले, यानी पॉइंट्स वाली वैल्यू भी ले लेते हैं। इट कैन बी इन डेसिबल फॉर्म, जैसे हाइट है 5.58, वेट है 43.5 केजी और डिस्टेंस आ गया 4.5 केजी। बेटा ये था हमारा पहला लेक्चर यूनिट 1 में, यही कुछ है हमारा। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको अंडरस्टैंड नहीं हुई या कोई मसला है तो आप उसके बारे में क्वेश्चन कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।